शिल्पी लीगल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम भरण पोषण के संबंध में चर्चा करेंगे। भरण पोषण विशेषतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दिए गए प्रावधानों पर हमें विचार करना है और नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में यही धारा 144 से 147 तक में वर्णित है। भरण पोषण संबंधी इसमें प्रावधान दिए गए हैं। 125 से लेकर 128 तक धारा में दंड प्रक्रिया संहिता 2073 के में इसके प्रावधान दिए हैं। भरण पोषण के संबंध में विभिन्न अधिनियमों में, विभिन्न कानूनों में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन दापरा शाख की धारा 125 या नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं वह शीघ्रता या स्पीडी रेमेडी के प्रयोजन से इनमें इस कानून में डाले गए हैं। भाजपा की धारा दापरा की धारा 125 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें एक सोशल लेजिस्लेशन है। यह महिला, पुत्र पुत्री, माता पिता, वृद्ध माता पिता के संदर्भों में इसमें किस प्रकार से उन्हें रिलीफ मिल सकती है वो उस संबंध में संपूर्ण व्यवस्था इसमें दी गई है। यह क्वासी सिविल और क्वासी क्रिमिनल नेचर के प्रावधान है। यह एक सब्सटेंटिव लॉ भी है और इससे प्रोसीजर लॉ भी है। इसमें अधिकार दिए भी गए हैं और इसमें प्रक्रिया भी दी गई है। धारा 125 से लेकर के 128 तक के प्रावधान एक मुकम्मल एक कोड है। इसी में अधिकार भी है। अधिकार का किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है, उस संबंध में भी इसके विवरण दिए गए हैं। धारा 125 में ये कहा गया है, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, अर्थात ये है कि यदि कोई पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति यदि पत्नी का भरण पोषण करने से इनकार करता है, बच्चे का जो नाबालिग है, पुत्र है, धर्मज है, अधर्मज है, उसका पालन पोषण करने से इनकार करता है या निग्लेक्ट करता है, उपेक्षा करता है, या वृद्ध माता पिता जो उससे अपेक्षा करते हैं कि वो उसका भरण पोषण करे, उसमें यदि निग्लेक्ट करता है या उपेक्षा करता है और उसे रिफ्यूज करता है, मना करता है, तब उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे लोग इसका आधार लेते हुए न्यायालयों में आवेदन कर सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया इस धारा में 126 में दी गई है। इसमें जहां पर व्यक्ति रहता है, जो मांग कर रहा है, वहां पर लगा सकता है। पत्नी जहां रहती है वहां के न्यायालय में कोर्ट में आवेदन लगा सकती है, या जहां पर जो जिससे हम राहत चाहते हैं, जिससे हम रिलीफ चाहते हैं, जिससे हम भरण पोषण चाहते हैं, वहां वो रहता है, पति है, पुत्र है, उससे वहां पर भी आवेदन लगाया जा सकता है। यदि नगर निगम क्षेत्र में व्यक्ति रहता है तो कुटुंब न्यायालय में लगा सकता है, या अन्य जगह पर ये रहता है तो मजिस्ट्रेट जेएमएफसी के समक्ष इस प्रकार का आवेदन लगा करके मामले का संचालन कर सकता है। अब सवाल आता है कि पत्नी का व्याख्या की गई। पत्नी कौन? लीगली वेडिड वाइफ को पत्नी यहाँ पर माना गया है। लीगल वेडिड वाइफ ही इसमें ले सकती है। साथ ही कहीं कहीं की इस प्रकार से स्थिति भी देखने को मिलती है। हमारे उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में ऐसे मामले आए कि लंबे समय तक साथ में रहने वाली पत्नी भी भरण पोषण पाने की अधिकारी है। यदि पति उसका भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह भी पत्नी के रूप में, यदि समाज से मान्यता प्राप्त है, लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में उसे समाज जानता रहा है, वह भी भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी बनती है। पुत्र का जहां तक सवाल है, पुत्र धर्मज अधर्मज, यदि किसी प्रकार से भी शारीरिक संबंधों से सामाजिक जो व्यवहार है
उससे परे जाकर के यदि व्यक्ति के संबंध रहते हैं और उससे उत्पन्न संतान है, वह भी प्राप्त भरण पोषण राशि प्राप्त कर सकती है बालिग होने तक। और बालिग हो जाने के बाद में यह स्थिति उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से पुत्री है, और पुत्री यदि बालिग है, नाबालिग है, तो वह भी अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यदि विवाहित होने की स्थिति में भी यदि विवाह उसका हो जाता है और पति कमाने लायक नहीं रहता है, किसी कारण से वह नहीं कमा पाती, उसका भरण पोषण नहीं होता, तो वह भी पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि पुत्री विवाह भी हो गया है और वह जो है बालिग भी हो गई है, किंतु शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, वह कमाने खाने में असमर्थ है, तब भी वह राशि पिता से प्राप्त कर सकती है, मांग सकती है। अब सवाल आता है दूसरा कि ये इसमें आवेदन उसने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में लगा दिया, लगा देने के बाद में एक स्थिति भी आती है, लंबे समय तक मामला चल सकता है, चलता रहता है। तब कानून बनाने वाली संस्था ने, विधायिका ने इसमें प्रावधान ये दिए हैं कि हम अंतरिम आवेदन भी इसमें लगा सकते हैं। अंतरिम आवेदन लगाने पर इसका आवेदन का निराकरण न्यायालय 60 दिन के भीतर करेगा, ऐसे इसमें प्रावधान भी दिए गए हैं। प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि अब इसको वसूल कैसे किया जाए। इंतरिम आवेदन हो गया, आवेदन पे ऑर्डर हो गया, इसको वसूल करने की प्रावधान इस न्यायालय में विधि में दिए गए हैं। इसको विधिवत आवेदन करके उसे वसूला जा सकता है। उसमें वारंट भी न्यायालय निकाल सकती है और उसे कंपेल कर सकती है कि वह जो है भरण पोषण राशि प्रदान करे। कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, उसकी मौजूदगी में ही प्रक्रिया चलेगी और मामले का निराकरण होगा। किंतु यदि वह जानबूझ करके अनुपस्थित रहता है, न्यायालय प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश करके भी मामले का निराकरण कर सकती है। पति यदि भरण पोषण करने से इनकार कर रहा है और आर्डर न्यायालय के द्वारा हो गया है, पत्नी भरण पोषण करने में असमर्थ है, पुत्र भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में यदि वह जो है भरण पोषण करने से इनकार करता है, आर्डर होने के बावजूद उसका कंप्लायंस नहीं करता है, तब इसकी प्रक्रिया भी दी गई है कि आदेश का प्रवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। आदेश का प्रवर्तन उसकी चल संपत्ति से उसे कुर्क करके, नीलाम करके उस राशि से वसूला जा सकता है, जैसे कि वह एक जुर्माना हो। जुर्माना जिस प्रकार से दापरा की धारा 421 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रकार से वसूला जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि वह अचल संपत्ति उसके पास में है, तब उसको अचल संपत्ति से भी एक उस प्रकार से वसूला जा सकता है, जैसे कि एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का वसूली जिस प्रकार से की जाती है, वह प्रक्रिया अपना करके भी उससे यह राशि वसूली जा सकती है। यह उसका पवित्र दायित्व है, विधिक दायित्व है कि वह कमजोर कमजोर वर्ग के पत्नी, पुत्र, माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, उनका वह भरण पोषण करे। विधि सामाजिक स्थिति के संदर्भों में प्रावधान करती है। यह सोशल लेजिस्लेशन का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें सरकार बाध्य करती है व्यक्ति को कि वह व्यक्ति के जिसको उसके अधीनस्थ उसके साथ में जो रहते हैं, कमजोर हैं, उनका वह भरण पोषण करे। यह किसी प्रकार से दंडित करने के लिए किसी प्रकार से एक दांडिक प्रावधान नहीं है, बल्कि इस प्रकार का प्रावधान है जिससे कि पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का और वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करने के लिए कोई दायी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी, अन्य हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में फैसले दिए हैं
जिनका अनुकरण ऐसी परिस्थिति में जहाँ एम्बिग्युइटी है मामले में, जहाँ हमें किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं सूझता है, वहाँ पर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। उनके फैसलों के सहारा लेकर के हम गंतव्य तक, हम लक्ष्य तक, हम उसमें प्रावधान में निहित मंशा को मंशा तक पहुंच सकते हैं और उपचार प्राप्त कर सकते हैं, रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। हमें वह इसमें रेमेडी, सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में अंजू गर्ग तथा अन्य विरुद्ध दीपक कुमार वाले मामले में ये कहा है कि प्रताड़ना तथा क्रूरता का विकल्प दहेज की मांग सिद्ध करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य, पति की आय पर्याप्त, हृष्ट पुष्ट पत्नी, अवैध संतानों के भरण पोषण में उपेक्षा, निचले न्यायालय ने पत्नी भरण पोषण प्रदान नहीं कर गलती की है और उसमें भरण पोषण प्रदान कराया गया है। इसमें यह भी वर्णित है कि भरण पोषण सामाजिक न्याय का साधन है। भरण पोषण का उद्देश्य द्रुतगामी उपचार द्वारा भोजन, वस्त्र, आश्रय उपलब्ध कर अभित्यक्त पत्नी का भटकाव तथा अभाव दूर करना है। पति को विगत उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है। यह व्यवस्था अंजू गर्ग तथा अन्य दीपक कुमार गर्ग 2022 पार्ट 3 एमपी वीकली नोट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इसके अनुसार यह है एक सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बेहतरीन प्रावधान है। जब प्रश्न अब दूसरा ये उत्पन्न होता है कि पति पत्नी को किस सूरत में, किस स्थिति में भरण पोषण की राशि प्रदान करने के लिए दायी नहीं है। यदि वह जानबूझ करके अकारण पति से अलग रहना चाह रही है, यदि वह समझौते के आधार पर बाहर रहना चाह रही है, यदि वह जारता की स्थिति में है, तब भी वह भरण पोषण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होती, वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। भरण पोषण उस स्थिति में भी बच्चा प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह उसकी संतान नहीं है। यदि प्रमाणों के माध्यम से, यदि प्रमाण के जरिए से यह प्रमाणित हो जाता है, यह सिद्ध होता है कि वह जिससे राशि प्राप्त कर रहा है उसका पिता नहीं है, तब भी पुत्र ऐसी स्थिति में वह राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अनेक और ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिनमें राशि उसने, पत्नी ने किसी और प्रक्रिया के माध्यम से, किसी और विधि के तहत प्राप्त कर ली है, तब भी इसमें उसका संग्रहण किया जाएगा और उस प्रकार से जितने की वो अधिकारी होगी उतनी मिलेगी, वरना उसकी राशि नहीं प्राप्त होगी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि राशि प्राप्त करने के बाद यदि राशि कम पड़ती है तो एनहांसमेंट का भी, उसे वृद्धि करने के लिए प्रावधान इसमें है। साथ ही इसमें परिवर्तन करने के लिए भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, कुटुंब न्यायालय हो या जेएमएफसी हो, वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन सिविल कोर्ट का कोई आदेश है और उसको किसी प्रकार से भी पत्नी या पुत्र या के संदर्भों में कोई अन्य व्यवस्था दी गई है, तो वह ये कोर्ट 125 के तहत विचारण करने वाली न्यायालय वह सिविल कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और अपने पूर्व के आदेश का निरस्त कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। यदि पत्नी आर्डर हो जाने के बाद जारिता की स्थिति में भी रहने लगी है, तब भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। परिवर्तन, आदेश में परिवर्तन करने का, मॉडिफिकेशन करने के प्रावधान विधि में वर्णित हैं।
धारा 127 के तहत इसमें प्रावधान किए गए हैं। धारा 128 यह बताती है कि हम किस प्रकार से आदेश का प्रवर्तन करेंगे। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि इस आदेश का प्रवर्तन उसी प्रकार से हो सकता है जिस प्रकार से कि लैंड रेवेन्यू की वसूली की जाती है, जिस प्रकार से कि आपका जुर्माने की वसूली की जाती है, उस प्रकार से इस राशि की वसूली की जा करके जो बेनिफिशियरी के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। ये प्रावधान 128 में दिए गए हैं। इसमें जहां पर व्यक्ति रहता है वहां पर भी इसका एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि न्यायालय में कभी आदेश कहीं चल रहा है, आदेश के टाइम पे व्यक्ति कहीं रहा और इसके बाद में दूसरी जगह पर चला जाता है, तो वहां पर रहता है, वहां रहते हुए भी उस पर वसूला जा सकता है, राशि वसूली जा सकती है और बेनिफिशियरी को यह राशि दिलाई जा सकती है। साथ ही ये भी कि जजमेंट की कॉपी जो जजमेंट न्यायालय पारित करेगी उसकी कॉपी फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क रूप से जिसके पक्ष में ऑर्डर किया गया है उसे उपलब्ध कराई जाएगी। ये व्यवस्था भी हमारे दापराशा की धारा 128 में दी गई। तो इस प्रकार भरण पोषण की व्यवस्था विधायिका ने कानून में की है। पति पुत्र पिता को इसमें उत्तरदायी बनाया गया है। पति अपने सामाजिक दायित्व से इनकार नहीं कर सकता। इनकार करने की स्थिति में उसे विधि का सामना करना पड़ेगा और विधि के अधीन उसे दंडित भी किया जा सकता है यदि वह साधन संपन्न व्यक्ति है। तो साधन संपन्न यदि पत्नी है, पुत्र है और बालिग हो गया है और ये तमाम जो बेनिफिशियरी है वो साधन संपन्न है, तब ऐसी स्थिति में वह भरण पोषण की राशि की मांग नहीं कर सकते हैं। पत्नी जारिता की स्थिति में है तो मांग नहीं कर सकती है। पुत्र यदि नाजायज संतान है लेकिन उससे उत्पन्न संतान नहीं है, किसी दूसरे की संतान है, तो वह स्थिति में वो प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। नाजायज अधर्मज है लेकिन वो उस व्यक्ति से उत्पन्न संतान है तब उसे अधिकार है, यदि दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न है तब उसे अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ये प्रावधान सामाजिक लेजिस्लेशन के तहत उपबंधित हैं। भरण पोषण की राशि के हकदार व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भरण पोषण की व्यवस्था विभिन्न विधियों में है किंतु इसके तहत द्रुतगामी प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। मैं समझता हूँ भरण पोषण राशि को प्राप्त करने के सीक्वेंस में, अनुक्रम में किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को होती है तो ये वीडियो उनके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।